उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय से जुड़े आप सभी भावी सहायक कुल सचिवों का स्वागत है देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। मित्रों, आपके साक्षात्कार का आगाज हो चुका है और इसी साक्षात्कार के क्रम में जैसा कि जानते हैं कि आपके साक्षात्कार के जो प्रशिक्षण हैं वो प्रारंभ हो चुके हैं, जो चल रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि राज्य विश्वविद्यालय के आप सभी अभ्यर्थियों से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, का स्वरूप क्या होगा और इन प्रश्नों के पूछे जाने में डीपीआईएस प्रयागम आईएएस की बुकलेट कितनी कारगर होगी। आप जानते हैं कि विगत 20 वर्षों से सभी लोक सेवा आयोग, विशेषकर आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का समस्त साक्षात्कार इस बुकलेट के माध्यम से क्या हो जाता है, सबसे सरल बन जाता है, आसान बन जाता है, सहज बन जाता है। मित्रों, ये बुकलेट नंबर 2 है। हम आपके साथ चर्चा करेंगे, बुकलेट नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। बुकलेट नंबर 2 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बुकलेट नंबर 2 में आपको ढेर सारे टॉपिक मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो इस बुकलेट नंबर 2 में आपको क्या मिलेंगे, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से जुड़े हुए प्रश्न होंगे जो विगत सालों में पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाएंगे। अपडेट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं वो रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित हो चुका है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जा रहा है। ऐसे ढेर सारे संस्थाओं, ढेर सारे विश्वविद्यालय शिक्षा से जुड़े हुए जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आमूल चूल परिवर्तन की बात कही जा रही है। इनके सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बुकलेट नंबर 2 है। इसके पहले ही, और अगर आप देखें तो इसके पहले हमारी बुकलेट 1 जो रही है, ठीक है, तो इसके पहले जो बुकलेट 1 है उस बुकलेट 1 का स्वरूप क्या होगा आप जानते होंगे कि उस बुकलेट 1 जो आपकी बुकलेट 1 है, इसके अलावा जो है बुकलेट फर्स्ट है जिसके बारे में हम आपके साथ चर्चा किए हैं। फिर चर्चा की बुकलेट नंबर 1 जो है ये पूरा बेसिक आपका कवर करती है, पूरा बेसिक आपका प्रवेश कैसे आप करेंगे, व्यक्तित्व से जुड़े क्या प्रश्न हो सकते हैं, आपके एकेडमिक से जुड़े क्या प्रश्न हो सकते हैं, आपके यूपीपीएससी से जुड़े क्या प्रश्न हो सकते हैं, प्रयागराज से जुड़े क्या प्रश्न हो सकते हैं, आपके हॉबी से जुड़े क्या प्रश्न हो सकते हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट से जुड़े क्या प्रश्न हो सकते हैं, आपके विश्वविद्यालय से जुड़े क्या प्रश्न हो सकते हैं। ये सब बुकलेट नंबर 1 में है जो अपने आप में संपूर्णता देती है। बुकलेट नंबर 2 आप देख ही रहे हैं। बुकलेट नंबर 2 में क्या है, बुकलेट नंबर 2 में है शिक्षा मंत्रालय से जुड़े प्रश्न, जो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय है उससे जुड़े हुए प्रश्न हैं। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, बस अभी हम आगे चर्चा करने चल रहे हैं। आगे इनकी सबकी पूरी डिटेल चर्चा की जाएगी। यूजीसी से संबंधित क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, यूजीसी से संबंधित क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। और विश्वविद्यालय से जुड़े, देखिए आप ये भी जानिए कि आपको एक अपडेट भी मैं आपको दे रहा हूं। देखिए यूपीपीएससी से आपका जीडीसी भी आ रहा है। यूपीपीएससी से जीडीसी का विज्ञापन भी आ रहा है। जीडीसी का भी विज्ञापन आ रहा है, लगभग 1200 प्लस पद उसमें भी आ रहे हैं। तो जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, राजकीय महाविद्यालय जो आपके हैं, राजकीय महाविद्यालय से जुड़े जो प्रश्न हैं, जो पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो भी पद आ रहा है। तो मतलब उसका इससे खैर जुड़ाव कोई मतलब नहीं, लेकिन हमने कहा एक
अपडेट हम आपको लोक सेवा आयोग से दे दें कि इसका विज्ञापन शीघ्र जारी होने जा रहा है, इसी सितंबर महीने में ही जारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल तो ये बुकलेट नंबर 2 है। फिर विश्वविद्यालय से जुड़े प्रश्न होंगे, फिर नई शिक्षा नीति से जुड़े प्रश्न होंगे। ठीक है, ये प्रश्न होंगे। और इसी प्रकार से बुकलेट नंबर 3 आप देख लें। बुकलेट नंबर 3 पर क्या है, जो बुकलेट 3 है इस पर क्या प्रश्न होंगे। बुकलेट 3 पर है यूपी यानी राज्य से जुड़े प्रश्न से जुड़े प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके राष्ट्रीय समसामयिकी है, फिर आपका अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी है, फिर आपका जो है आर्थिक विषय है, आर्थिक विषय है, फिर आपका जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विषय हैं, फिर संविधान से जुड़े हुए प्रश्न हैं। ये सब आपके बुकलेट नंबर 3 में है। बुकलेट नंबर 3 भी अपने आप में क्या है, कंप्लीट करती है। मतलब ये बुकलेट फर्स्ट, बुकलेट सेकंड और बुकलेट थर्ड, ये तीनों बुकलेट जो है क्या करती है, पूरे साक्षात्कार को 90% नहीं, 80% नहीं, 99% कवर करती है। 1% केवल बचता है, जो एकेडमिक प्रश्न आपके होते हैं, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, डिपार्टमेंट होता है। तो आपके डिपार्टमेंट से भी जुड़े प्रश्न हमारे पास हैं। जब हम आपका डिपार्टमेंट लेंगे तो वहां से जुड़े प्रश्न भी आपको हो जाएंगे। तो इस तरीके से संपूर्ण कवरिंग की जा रही है, मतलब कुछ भी छूटने नहीं पा रहा है आपके इस साक्षात्कार के बृहत संचालन करने। आप अभी क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि लोक सेवा आयोग द्वारा जब राज्य विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिवों का इंटरव्यू लिया जाता था, उसके पहले जब रिजल्ट आ जाता था, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के लिए फिर सूचना दी जाती थी। वो सारी सूचना पहले ही अब ले ली गई है, सारी जानकारी, सारी जांच पड़ताल पहले ही हो जाएगी। इसलिए उस समय आपको समय नहीं दिया जाएगा, आपको बस 1 सप्ताह का समय मिलेगा। 1 सप्ताह में आपकी कोई तैयारी नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में आपके तैयारी का सबसे स्वर्णिम समय है, सबसे गोल्डन टाइम इस समय है, जब आप अपने साक्षात्कार की संपूर्ण तैयारी करें। कुछ लोग कह रहे हैं हमारा रिजल्ट पता नहीं क्या होगा। अरे भाई, रिजल्ट आपका पॉजिटिव तो रहेगा ही। आपका रिजल्ट पॉजिटिव है और आप पॉजिटिव हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स पॉजिटिव है, तो आप जरूर लग जाएं। ठीक है, आपको लग जाना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाएंगे, आपके सही हैं, आप बिल्कुल लगिए, बिल्कुल इंतजार मत कीजिए। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे, इसके पूरे डिटेल पर चर्चा करने चल रहे हैं। आपको कितना कितना क्या क्या, आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या प्रश्न यहाँ से होंगे, क्योंकि सारे प्रश्न अपने आप में क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें आ भी नहीं रहा है तो हम लोग जो है अभी बाद में इसको देख लेंगे, क्योंकि इसमें कई चीजें नहीं आ रही हैं। अगर हम देखें तो इसमें कई चीजें नहीं आई हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम ब्लैक ले लें तो हमें लगता है कि ये आ जाएगा। अगर हम इसको ब्लैक ले लेते हैं तो ये आ जाएगा। इसके जगह हम ब्लैक ले लें तो ये इसमें ये आपका क्लियर हो जाएगा। बुकलेट बुकलेट फर्स्ट, चलिए आप फिर भी हमने बता दिया है, आपको हमने बता दिया है। ठीक है, तो ये होगी तीनों बुकलेट, मतलब तीनों बुकलेट के माध्यम से आपका इंटरव्यू पूरा होगा। ठीक है, तो आते हैं आज हम इसी बुकलेट सेकंड पर चर्चा करेंगे आपके साथ, बहुत डिटेल चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, अब आपको इसमें देखना क्या है, क्या क्या होना है। ठीक है, आप इसको देखिए। ठीक है, तो ये देखिए, शिक्षा मंत्रालय से जुड़े प्रश्न होंगे, उच्च शिक्षा विभाग यानी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन से जुड़े क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, यूजीसी एवं यूजीसी अधिनियम से जुड़े जुड़े क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय से जुड़े क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति से जुड़े क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, नैक आज बड़ा चर्चा में है, नैक प्रमाणन। ठीक है, वहां से जुड़े क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, वित्तीय हस्तपुस्तिका से जुड़े क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, फाइनेंशियल हैंडबुक से, फाइनेंशियल हैंडबुक और उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य प्रक्रिया, यहां से भी जुड़े प्रश्न होंगे। अब इन प्रश्नों का पूरा क्या है, यही प्रश्न तैयार कर लीजिए। अगर यही पूरा प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका इंटरव्यू कंप्लीट है और इन्हीं में से लगभग क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएंगे।
अब देखिए जरूरी नहीं है कि 100%, लेकिन इसी के इर्द गिर्द भी प्रश्न होंगे और इन पूरे प्रश्नों की तैयारी कहाँ होगी, आपको हमारे साथ होगी। हम सारे प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, जैसे आते हैं देखते हैं। जैसे देखिए उच्च शिक्षा से संबंधित, अब आप देखें तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के से जुड़े बहुत प्रश्न हैं। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, यूजीसी के पहले चेयरमैन कौन थे, वहां से लेकर के सारे प्रश्नों का पूरा एक सिस्टमेटिक क्रम में, एक व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुतिकरण यहाँ पर होने जा रहा है। उसी प्रस्तुतिकरण पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, यूजीसी एवं यूजीसी अधिनियम से जुड़े प्रश्न होंगे, यहाँ से ढेर सारे प्रश्न होंगे। और यहाँ से भी आप ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अधिनियम से जुड़े प्रश्न होंगे, नई शिक्षा नीति से जुड़े प्रश्न होंगे, नैक प्रमाणन से जुड़े प्रश्न होंगे, वित्तीय फाइनेंशियल हैंडबुक से जुड़े प्रश्न होंगे। मतलब ये 100% वाले टॉपिक हैं जहां से 100% क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। ये बुकलेट नंबर 2 है, ध्यान रखिएगा, बुकलेट नंबर 2 है। अब देखिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से जुड़े प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय के का पूर्व नाम क्या क्या रहा है। अब अगर आप चर्चा करें शिक्षा मंत्रालय के बारे में तो आप जानते हैं कि शिक्षा मंत्रालय समय समय पर क्या है, बदलता रहा है। पहले ये, और ये नहीं, आप स्वतंत्रता के पूर्व देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात देखिए। जब स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा मंत्रालय स्वतंत्र रूप से जब अस्तित्व में आता है, और स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आने के साथ ही इसमें उच्च शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे उपराष्ट्रपति महोदय की होती है, जिन्हें भारत का पहला शिक्षाविद कहा जाता है, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षाविद, जिन्होंने शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी और भारत सरकार में उच्च शिक्षा के प्रति जो योगदान किया वो अपने आप में क्या था, अनूठा योगदान था। अर्थात हमारे सर्वमान्य सर्वश्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सहयोग को उच्च शिक्षा में कभी भी भूला नहीं जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, एचआरडी मिनिस्ट्री जिसको आप कहते हैं, रखा गया। मान लिया आपसे प्रश्न पूछा जाए इसका मानव संसाधन विकास नाम रखने की क्या उचितता थी। पहले तो इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही चल रहा था, जब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय चल रहा था तो इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहने की जरूरत क्या पड़ी। मानव संसाधन विकास क्या होता है, एचआरडी क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। आप जानते हैं मानव स्वयं अपने आप में क्या है, मानव स्वयं अपने आप में एक संसाधन है, एक रिसोर्सेज है। कैसा रिसोर्सेज है, अगर उसको ट्रेंड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो एक मैच्योर रिसोर्सेज हो जाएगा जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। अगर वो मैच्योर नहीं है, अगर वो स्किलफुल नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो फिर वो मिट्टी के समान रहेगा। शिक्षा क्या है, शिक्षा मानव जीवन में किया गया एक निवेश है, मानव के जीवन में किया गया एक ऐसा निवेश जो मानव को संपूर्ण मानव बनाती है। ऐसी स्थिति में, अब आपको बताना, ऐसी स्थिति में इस पूरे मंत्रालय का नाम क्या किया गया, मानव संसाधन विकास किया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब आपको सेटिस्फाई करना है, देखिए ये प्रश्न का उत्तर है। अब आप इसको और भी तरीके से बता सकते हैं, मिलाकर के आपको क्या करना है, आपको पूछे जाने वाले प्रश्नों का इतना बेहतरीन, इतना सटीक उत्तर देना है जिससे कि इंटरव्यूअर क्या हो जाए, उससे प्रभावित हो जाए और आपको इस रूप में चयनित किया जाए कि वो आप ही सहायक कुल सचिव होंगे जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय को टॉप पर लेकर के जाएंगे। तो मित्रों यही करना है हम लोगों को। हम अपने पूरे क्लास में जो हमारी बुकलेट नंबर 2 है, जिसके माध्यम से हम सभी क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से जुड़े क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, शिक्षा मंत्रालय का नाम बताइए, नाम बदलने का क्या कारण रहा है, क्या नाम बदलने से शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव आया है, शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है। तो ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा, ये सब कुछ आपको एक साथ मिलेगा, कहाँ, इसमें।
दूसरा आता है उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से जुड़े ढेर सारे प्रश्न हैं। इन्हीं प्रश्नों को अगर आप इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लें बेहतरीन तरीके से तो आपका इंटरव्यू डन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको एक साथ मिलेगा कहाँ, DPIS पर मिलेगा, देवप्रयागम IAS पर आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये देखिए विश्वविद्यालय से जुड़े प्रश्न सी नंबर, हम देखिए सी नंबर क्या है, यूजीसी एवं यूजीसी एक्ट से जुड़े प्रश्न। यूजीसी क्या है, यूजीसी का पूरा नाम बताइए, यूजीसी की स्थापना, यूजीसी के पहले चेयरमैन कौन थे, यूजीसी का मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है, ये प्रश्न पूछा गया है। यूजीसी का पता क्या है आप बताइए। ठीक है, नेट जेआरएफ क्या होता है। कई आप अपने विश्वविद्यालय में से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के विकास के लिए क्या करेंगे, ये आपके यहां से जुड़े प्रश्न हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप देखें विश्वविद्यालय से जुड़े प्रश्न, विश्वविद्यालय का संगठित संरचना बताइए, विश्वविद्यालय कितने प्रकार के होते हैं, यूपी में कितने प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, इनसे खूब ढेर सारे प्रश्न हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जुड़े प्रश्न होंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आपके ढेर सारे प्रश्नों का पूरा संग्रह है। ठीक है, पूरा यही प्रश्न, इससे बाहर कोई प्रश्न बनता ही नहीं तो क्या पूछा जाएगा, मतलब सारे प्रश्न इसी में से ही बन रहे हैं। तो जब इसी में से बन रहे हैं तो पूछे भी तो यहीं से जाएंगे। नई शिक्षा नीति क्या है, नई शिक्षा नीति की 5 विशेषताएं बताइए, नई शिक्षा नीति की 5 कठिनाइयां क्या क्या है, नई शिक्षा नीति की 5 अच्छाइयां 5 कमियां बताइए, अब तक कितनी शिक्षा नीतियां लागू की, शिक्षा नीति लागू फेल क्यों हुआ है, नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालय में सुधार के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इन सारे बात ये नहीं है, बात है ये प्रश्न और इन प्रश्नों का एक सटीक उत्तर। सबसे बड़ी बात क्या है, इन प्रश्नों का ऐसा स्थापित उत्तर आपके पास होना चाहिए, इतना बेहतरीन उत्तर होना चाहिए कि आप क्या हो जाएं, आप इन उत्तरों के माध्यम से अपने इंटरव्यूअर को छका ले, इंटरव्यूअर को आप कैच कर ले, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर देखिए नई शिक्षा ने तो उच्च शिक्षा से जुड़े प्रश्न और भी हैं, ढेर सारे प्रश्न हैं, ये आप देखेंगे। नैक, नैक प्रमाणन आज देख रहे हैं पूरे देश भर में, देश भर में सारे विश्वविद्यालय, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, इस समय सब किस लिए प्रयास, क्या प्रयास कर रहे हैं, इसमें सबका प्रयास है कि वो अपने यहाँ नैक प्लस A+, ठीक है, नैक से जुड़े जो भी उच्च गुणवत्ता वाले जो प्रमाणन है उस प्रमाणन को प्राप्त कर लें और उनकी विश्वविद्यालय जो शिक्षा है, विश्वविद्यालय संरचना है, उसमें अधिक से अधिक लोग क्या हों, एडमिट हों, ढेर सारे पाठ्यक्रमों को मान्यता मिल जाए और इतने पाठ्यक्रम को मान्यता मिल जाए कि उसी पाठ्यक्रम के माध्यम से वो क्या करें, अधिक से अधिक अपने यहाँ एडमिशन ले लें, अधिक से अधिक कैंपस सिलेक्शन कर दें, अधिक से अधिक वो रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा दें। ढेर सारे प्रयास इस तरीके से हो रहे हैं। आपको भी यही राज्य विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव होकर के आपको भी यही करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने राज्य विश्वविद्यालय की गुणवत्ता को बढ़ा करके उसे नए प्रमाणन दिलवाएंगे। तो इससे क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, इसका पूरा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। इन सारे प्रश्नों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन कहाँ, केवल यहीं पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा केवल और केवल देवप्रयागम पर होगी, DPIS पर होगी। तो मित्रों, इंटरव्यू का एक विस्तृत स्वरूप जो आप और कहीं नहीं मिल रहा है, केवल देवप्रयागम में और DPIS में मिलेगा। तो आप आइए और बिना कोई विलंब किए हुए, क्योंकि जितना विलंब करेंगे ना, जितना विलंब करेंगे वो आपके लिए नुकसानदायक। फिर भी आप लोग तो क्या हैं, आप लोग तो वैसे भी रोजगार वाले हैं, मतलब अच्छी जॉब में हैं और आपको तो अपने ज्ञान को और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। आप इंटरव्यू के साथ जुड़ेंगे तो आपके ज्ञान का क्षेत्र और विस्तारित होगा। मान लेते हैं इस इंटरव्यू में तो वैसे पूरी शुभकामना है, आप क्वालिफाई करेंगे ही, फिर भी आपके पास क्या है, अच्छी रैंकिंग करने के लिए भी अभी तो ढेर सारी वैकेंसी, अब तो खूब वैकेंसी आ रही है। अभी देखिए मध्य प्रदेश में आने वाला है, अभी यूपी का अगला 2026 में भी यूपी में फिर से आ रहा है। आपके पास पर्याप्त जो है अपॉर्चुनिटीज हैं, वो आप जाने मत दीजिए। आइए, यात्रा भत्ता क्या होता है, TADA क्या होता है, TADA यानी यात्रा भत्ता किसे और क्यों दिया जाता है, दैनिक भत्ता की पात्रता क्या है, यदि कोई कर्मचारी अपने निजी वाहन से यात्रा करता है तो क्या उसे भत्ता मिलेगा, क्या रात्रि प्रवास पर अलग से भत्ता मिलता है, वगैरह वगैरह। भंडार करे से जुड़े प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है, ई टेंडरिंग से जुड़े प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है, आचरण नियमावली से जुड़े प्रश्न हो सकते हैं, और भी
ढेर सारे प्रश्न हो सकते हैं। तो मित्रों, ये ढेर सारे प्रश्नों का पूरा संग्रह आपको कहाँ मिल रहा है? देवप्रयागम आईएएस में मिल रहा है। आइए और आज और भी तुरंत इंटरव्यू यानी साक्षात्कार का ये बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि समय रहते हम लोग एक स्वस्थ परिचर्चा के साथ, कहने का आशय ये है ना कि हम लोग जो कुछ भी करेंगे एक स्वस्थ परिचर्चा के साथ लेकर के चलेंगे, और इस तरीके से क्या होगा, आपकी पूरी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो आप अपनी तैयारी को अधिक गुणवत्तापूर्ण अगर बनाना चाहते हैं, अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आपको इस क्लास के साथ क्या करना है? जुड़ ही जाना है, ठीक है। और यही नहीं, देखिए आपको और ढेर सारे विषय और मुद्दे आ रहे हैं। आज अगर देखें तो अभी हम लोग अगर देखें तो आपको और भी, जैसे अभी आप देख रहे हैं एक मुद्दा आया है, कई मुद्दे इसमें आ रहे हैं, कुछ नए नए करंट के मुद्दे भी यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप देखें करंट के मुद्दे क्या आ रहे हैं, अगर आप देखें तो इसमें कई इस तरीके से मुद्दे हैं करंट के, ठीक है, कि आप देखिए, अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे भी रामस्वरूप विश्वविद्यालय है, जो निजी विश्वविद्यालय है, एक निजी विश्वविद्यालय है, एसआरएम लखनऊ में है। तो श्री रामस्वरूप, जो भी उसका नाम है, रामस्वरूप विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस विश्वविद्यालय में अभी एबीवीपी के साथ ये जो छात्र संघ है, छात्र संघ वर्सेस विश्वविद्यालय शिक्षा, विश्वविद्यालय एजुकेशन, इनके बीच क्या घनिष्ठ संबंध होना चाहिए? छात्र संघ किस तरीके से शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं? क्या आप अपने विश्वविद्यालय में अगर सहायक कुलसचिव बनते हैं तो क्या छात्र संघ को आप बंद कर देंगे या चलाते देंगे? ठीक है, तो छात्र संघ के साथ जो है कोई विषय और मुद्दे हो सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या हुआ है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक नियम लागू किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर आप छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे हैं, तो छात्र संघ के चुनाव में अगर आप कोई प्रत्याशी हैं, तो आपके गार्जियन, आपके अभिभावक आपके गारंटर बनेंगे। देखिए, क्या ये उचित है? क्या छात्र संघ की राजनीति के साथ अभिभावकों को, माता-पिता को जोड़ा जाना चाहिए? इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, इससे अकाउंटेबिलिटी आएगी, और इस तरीके से क्या होगा, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में देखे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के क्या ये होना चाहिए? ऐसे ढेर सारे विषय और मुद्दे हो रहे हैं जो करंट के मुद्दे हैं। मित्रों, हम लोग बहुत कुछ चर्चा करेंगे। हम जो है लिंग 2 कमेटी पर भी चर्चा करेंगे, उनके जो है सुझावों पर चर्चा करेंगे। क्या छात्र संघ चुनाव पर बैन लगाना चाहिए? आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी हुई है। क्या ये उचित है? क्या छात्र संघ एक प्राइमरी लोकतंत्र की पाठशाला नहीं है, जहाँ पर विश्वविद्यालय में उन्हें क्या होता है, भावी राजनेताओं को तैयार करने के लिए जैसे राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाता है, वैसे ही अगर विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में अगर छात्र संघ रहेगा तो उससे दोहरा फायदा होगा। दोहरा फायदा क्या होगा कि एक तरफ तो भविष्य के नेता विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में तैयार होंगे, और दूसरा फायदा ये होगा कि इससे जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जो नए छात्र आ रहे हैं उनका प्रवेश हो रहा है। तो कोई भी विश्वविद्यालय, चाहे वो निजी विश्वविद्यालय हो, चाहे राज्य विश्वविद्यालय हो, जो भी विश्वविद्यालय हैं वो जो है अपनी अनियमितता नहीं कर पाएँगे। ये सारे विषय और मुद्दे आपके इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए इस प्रोग्राम को अगर आप विविधता देना चाहते हैं और समय के साथ आप इस पर एक स्वस्थ परिचर्चा करना चाहते हैं, समय के साथ आप एक स्वस्थ आंसर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहिए। आपको आज और अभी देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड करना चाहिए, डीपीआईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और हमारे द्वारा संचालित किए जा रहे विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव के इस साक्षात्कार प्रोग्राम से आपको जुड़ जाना चाहिए। साथ ही साथ हमारा ये विश्वविद्यालय के कुलसचिव का भी, जो आप रजिस्ट्रार का देखें तो रजिस्ट्रार के भी, जो आप रजिस्ट्रार के अभ्यर्थी उनको भी जोड़ना चाहिए, उनको भी इससे विशेष फायदा होगा। तो
कुल सचिव और सहायक कुल सचिव दोनों के अभ्यर्थियों को इससे विशेष फायदा होने वाला है। इसलिए आप आइए, तुरंत जुड़िए और आप भी बनिए क्या, सहायक कुल सचिव बनिए। राज्य विश्वविद्यालय की सबसे शानदार प्रतिष्ठित सेवा है उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य विश्वविद्यालयों की। तो इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दीजिए और देवप्रयागम आईएएस के इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ, जिसमें हम सभी विषयों से जुड़े मुद्दों को आपके समक्ष बेहतरीन चर्चा के लिए ला रहे हैं, बेहतरीन चर्चा के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इन सभी विषयों और मुद्दों को आपको क्या करना है, हमारे साथ लेकर के चलना है। तो मित्रों, ये बुकलेट 2 आपके लिए क्या है, ब्रह्मास्त्र है। ये बुकलेट 2 आपके लिए क्या है, रामबाण है। बुकलेट 2 आपके लिए क्या है, आपके लिए उस ब्रह्मास्त्र की तरह है जिसका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, आप सहायक कुल सचिव और कुल सचिव दोनों पदों के लिए, ठीक है, कुल सचिव के लिए भी और सहायक कुल सचिव दोनों पदों के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जैसे यहाँ देखिए 3 पैनल बैठा हुआ है, इसी 3 पैनल हमारे मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम में भी 3 पैनल होंगे, ठीक है, और 3 मेंबर्स होंगे। इन मेंबर्स के साथ आप बैठ करके देंगे, जहां इस मेंबर में विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर होंगे, विश्वविद्यालय के वीसी होंगे और विश्वविद्यालय के और ट्रेजरी ऑफिसर होंगे, ठीक है। और हर इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम में एक ट्रेजरी ऑफिसर होगा, एक एजी ऑफिस से जुड़ा हुआ भी व्यक्ति होगा। तो एजी ऑफिस से सीनियर ऑडिटर और आपके अकाउंटेंट रहेंगे, डबल एओ, जो आपके एओ डबल एओ होते हैं वो रहेंगे, क्योंकि हमारे तो लगभग 20 क्या 50, हमें लगता है कि 30 से 40 तो सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर हमारे इस समय स्टूडेंट ही हैं और स्वयं प्रयागराज के भी हैं। तो ये सब लोग भी रहेंगे आपके इस इंटरव्यू प्रोग्राम में। अधिक से अधिक विविधता आएगी और अधिक से अधिक आनंद प्राप्त होगा आपको इस मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ में भी, और आपको इन कक्षा के प्रोग्राम और डिस्कशन के साथ में ढेर सारे विषय और मुद्दों को लेकर आ रहे हैं आपके साथ। तो आप आइए आज और अभी तुरंत ज्वाइन कर लीजिए DPIS और देवप्रयागम IAS। बाकी आपके सहायक कुल सचिव बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।